हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है उनसे रिलेटेड या किसी भी तरह का गेन रिसीव हो रहा है तो वो आपका इस हेड में के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास मेनली जब हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास पहला हेड होता है सैलरी का, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल गेन का और उसके बाद हमारे पास आता है अदर सोर्सेज का। तो आज जो हम हेड करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन वाला जो हेड है इसके अंदर 28 सेक्शन से लेकर 44D सेक्शन तक सारे सेक्शन कंटेन करते हैं। ये सारे सेक्शनों में आता है, जितने भी सेक्शंस हैं 28 से लेके 44D वो सारे के सारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आएंगे। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है बिजनेस की। अब मैं आपको ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा बुक से करा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरा एक डिटेल में दे रखा है और डिटेल में करना ज़रूरी है। बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी आप अगर परचेज या सेल कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, इस व्यू में या इस पर्पस से कि आप प्रॉफिट को अर्न कर सकें, तो उसको हम बिजनेस के हेड में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने जो है कार को परचेज किया और उसने परचेज किया है अपना एक कार का शोरूम ओपन करने के लिए और उसमें ट्रेडिंग करना चाहता है, तो हम उसको बिजनेस के हेड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन कार अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, अपने सेल्फ यूज़ के लिए ले रहा है, तो हम उसको बिजनेस के हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि आप अगर परचेज कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी को, या आप सेल कर रहे हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, लेकिन इस पर्पस से कर रहे हैं कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो उसी को आप बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में इंक्लूड करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, प्रॉफिट ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड के अंदर जो है प्रॉफिट जो होता है आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स का, वो इंक्लूड होता है। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जैसे कि इनका मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है, प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला है, ठीक है, उसका बिजनेस ही यही है कि वो प्रॉफिट को परचेज करेगा, सेल करेगा, इस तरह से अगर उसका कोई बिजनेस है तो हम उसको आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंक्लूड करते हैं और वो जो है वो भी बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होंगी। ठीक है। फिर इन्होंने बोला, इन दिस कनेक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंटेंशन ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर शुड बी टू सेल एट अ प्रॉफिट, कि उनका मेन इंटेंशन या पर्पस जो होना चाहिए वो प्रॉफिट को अर्न करना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको बिजनेस के हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है बिजनेस डेली आपकी ट्रांजैक्शंस हो, डेली में ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली आपकी इतनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अगर हमारे पास आते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि कोई भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 1 महीने में 2 या 3 बिके ही बिके, या वो 2-3 महीने में ही सेल करे। इस तरह से ऐसा कुछ परमानेंटली तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको बिजनेस के हेड में इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या होता है कि बिजनेस के जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी डीलर अगर इस तरह का बिजनेस करते हैं तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह की आप ऐसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपका मैनुअल स्किल लग रहा है या फिर आपका इंटेलेक्चुअल स्किल लग रहा है और इससे आपको कहीं ना कोई रेमुनरेशन भी रिसीव हो रही है, तो इसको हम प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, लॉयर की तरह कोई काम कर रहा है, कोई डॉक्टर की तरह काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि उनका खुद का मैनुअल स्किल भी लगता है और इंटेलेक्चुअल स्किल यानी उनकी माइंड स्किल भी लगती है। तो इस तरह के अगर वर्क होते हैं जिसमें आपके अंदर की एबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस वर्क के अंदर हम उसमें प्रोफेशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। प्रोफेशन के अंदर वोकेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है। वोकेशंस का मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म करी जा रही हैं लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, लाइक ब्रोकेज, इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सारी की सारी क्या है, आपकी वोकेशन है। आपके अंदर ये एबिलिटी है डांस करने की या म्यूज़िक को सुनने की या सिंग करने की, या आपके पास जैसे जो एजेंट्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको फोर्स करना या उनका काम कंप्लीट कराना। तो इस तरह की भी अगर आपके पास कोई एबिलिटी है तो उससे अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो प्रोफेशन के हेड में
टैक्सेबल होगी। फिर आता है डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांसफर कंपनी वन और वन और मोर अंडरटेकिंग्स टू एनी रिजल्टिंग कंपनी विच फुलफिल्स द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। डीमर्जर कंपनी में क्या होता है, एक आपकी होती है डीमर्ज्ड कंपनी और एक होती है आपकी रिजल्टिंग कंपनी। जो कंपनी ट्रांसफ़र हुई है यानी जिसको अलग किया गया वो आपकी डीमर्ज कंपनी है, और अलग होने के बाद जो कंपनी आगे वर्क करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग कंपनी। अगर इन तरह से भी उनको कोई इनकम रिसीव्ड होती है तो वो भी क्या होंगी, बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में इंक्लूड होंगी। जैसे अगर उन्होंने अपने जो पहले वाले जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, वो इसी कंपनी में एंटर हो गए, नए शेयर होल्डर्स बन गए, लेकिन उनका जो प्रॉफिट अर्न होगा वो किस में टैक्सेबल होगा, बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कि कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट या गेन है आपकी, कोई ऐसी रिवेन्यूज़ हैं जिनको हम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पहला है रेवेन्यू, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच आर कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल में एसएससी ने किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन को रन किया है प्रॉफिट या गेन को अर्न करने के लिए, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। एनी कंपेंसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, अगर किसी भी तरह की आपको कंपेंसेशन रिसीव्ड हो रही है, यहाँ पर कौन सी कंपेंसेशन की बात बोली गई है, एनी पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंटली the whole of the affairs of an Indian company in connection with the termination of his management or the modification of the terms and conditions relating thereto। अगर कोई भी पर्सन पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करता है, उसके पूरे अफेयर्स को मैनेज करता है, इंडियन कंपनी है, और इसके कनेक्शन में उसको किसी भी तरह का जो कंपेंसेशन है वो रिसीव्ड होता है, तो उसको हम इस बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में इंक्लूड करते हैं। इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही एप्लीकेबल है, बाकी के पॉइंट्स आपके जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव्ड हो रही है ट्रेड एसोसिएशन से, ट्रेड कर रहे हैं, या प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन से कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के रिगार्डिंग परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स, अगर आप उस ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं और उस तरह से आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ बोलता है पॉइंट कि रिसिप्ट इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अगर किसी भी तरह का आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं और उससे आपको कोई रिसिप्ट हो रही है या जो आपको रेवेन्यू है वो रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका बीजीबीपी में इंक्लूड होगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इम्पोर्ट्स कंट्रोल ऑर्डर। मान लीजिए कि आपको जो है इम्पोर्ट कंट्रोल ऑर्डर से आपको लाइसेंस रिसीव्ड हुआ था, ठीक है, वो लाइसेंस का जो है डेट ऑफ एक्सपायरी आने वाला है, उससे पहले ही आपने सेल कर दिया कि कोई और पर्सन उससे यूज़ कर सके। ठीक है, आपने अगर किसी भी अमाउंट में लिया था, आपने उसको सेल करा दूसरे अमाउंट में और अपना प्रॉफिट का कुछ मार्जिन ऐड कर लिया, तो इस तरह की सेलिंग पर भी अगर आपको कोई प्रॉफिट रिसीव होता है तो हम उसको पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल मानते हैं। फिर इन्होंने बोला है कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि किसी भी तरह से आपको अगर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह से कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो किसी भी अगर किसी गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में। रीपेमेंट्स ऑफ एनी कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी टू अ पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट के टाइम पर आपने कुछ कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी पे की थी और उसकी वापस आपको रीपेमेंट हो गई, आपको वो वापस मिल गए, तो वो भी आपकी एक इनकम है जिसको आप पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल मानेंगे। फिर इन्होंने बोला है एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम बीइंग ड्यूटी रेमिशन स्कीम अंडर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। आपने अपना ड्यूटी इंटाइटलमेंट जो पासबुक है अगर किसी को ट्रांसफ़र किया है और उसमें आपको प्रॉफिट गेन हुआ है अंडर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी के अंडर, तो वो भी आपके पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। और इसी तरह से यही पॉइंट है कि अगर आपने ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट किसी को ट्रांसफ़र किया है और इस ड्यूटी रेमिशन स्कीम के अंदर और अंडर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, तो आपको जो है ये भी टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में। फिर उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर रिक्वेसाइड, अगर आपको किसी भी तरह का बेनिफिट रिसीव्ड हुआ है, पर रिक्वेसाइड रिसीव्ड हुआ है, तो वो भी आपका पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। अब पर रिक्वेसाइड या बेनिफिट किस तरह का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई लॉयर है, ठीक है,
मैंने उसको अपॉइंट किया उस लॉयर को। मैंने कहा कि मेरा जो केस है वो मुंबई में है, मुंबई में चल रहा है, तो आप वहाँ पर आ जाइए। या मैंने उनको कुछ अमाउंट पैसे दे दिए, कैश में दे दिए, या किसी तरह का रहने की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी। किसी भी तरह की अगर मैंने कोई उसको रहने की दे दी, या कोई उसकी फूड की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी, इस तरह का मैंने कुछ फ्री में उसको पेमेंट कर दिया, तो उस पेमेंट को आप क्या बोलेंगे कि वो उसको बेनिफिट मिला। लॉयर को मुंबई में मैंने बोला था कि वो जाएगा तो मैं उसको रहने के लिए जगह दूंगी, ठीक है, मैंने उसके लिए फ्लैट लेके रख दिया, उसके फ्लैट का रेंट मैं दे रही हूँ, तो उसको लॉयर को इस तरह की इनकम तो रिसीव्ड हुई है, तो वो इनकम भी उसके लिए पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। रिसिप्ट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर को रिसीव हुई है कोई भी इनकम, तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी। अब किस तरह की इनकम, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एज अ पार्टनर, या सैलरी, या आपका बोनस या कमीशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म फ्रॉम द फर्म प्रोवाइडेड दैट इट इज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ सच फर्म। फर्म में अगर उनको अलाउ है, देना अलाउ है, और उसमें टैक्सेबल डिडक्शन भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब अगर आपको किसी भी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपके दो हेड में जा सकता है। एक तो आपका जा सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, और दूसरा जा सकता है अदर सोर्सेज के हेड में, ठीक है। अब अदर सोर्सेज के हेड में कब जाएगा और बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में कब जाएगा। अब मान लीजिए मैंने जो है कुछ सिक्योरिटीज परचेज करी, ठीक है, मान लीजिए मैंने शेयर्स परचेज कर लिए। अब उस शेयर को मैंने अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया था, तो वो तो मेरा अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा। लेकिन अगर मैंने शेयर्स बहुत सारे परचेज कर लिए ट्रेडिंग उसमें डील करने के लिए, मैंने आगे परचेज सेल का जो है ट्रेडिंग करना है शेयर्स के अंदर, तो उस से मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट अर्न करूंगी। तो ये मैंने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए लिया था। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस के पर्पस के लिए की है तो वो पीजीबीपी के हेड में आएगा। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही लिए है, सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट ही करना था, मेरा कोई ट्रेडिंग का मोटिव नहीं था, ठीक है, तो उसको मैं कहाँ पर डालूंगी, अदर सोर्स के हेड में। उसके बाद है एनी सम रिसीव्ड अंडर केमेंस इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। बोनस के साथ साथ अगर आपको केमेंस इंश्योरेंस पॉलिसी से किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी पीजीबीपी के हेड में आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज कन्वर्टेड इनटू ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अब मान लीजिए जो शेयर्स थे, ठीक है, अब मैंने जब उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करा, उसको मैंने कन्वर्ट कराया, यहाँ पर इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोला है, किसी भी तरह की मैंने इन्वेंट्री को क्या कराया, कैपिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कराया। अगर वो असेसमेंट ईयर 1920 के आसपास कराया है विद द इफेक्ट ऑफ, ये जो इफेक्ट आया था मेनली कब आया था, 1920 में, ठीक है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट कराया है और उस कन्वर्टिंग पर भी मुझे कहीं ना कहीं अगर कोई बेनिफिट रिसीव्ड हुआ है तो वो बेनिफिट भी मेरा पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। फिर उन्होंने बोला कि आपको किसी भी तरह का पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, पीजीबीपी के हेड में। जैसे नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे यहाँ पर वही है, डॉक्टर की किसी सर्विसेज पर आपको कोई भी जैसे मान लीजिए डॉक्टर को बोला गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, उन डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या अपना प्राइवेट क्लिनिक को नहीं खोलेंगे, उसके बदले में अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिलती है तो वो भी पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर आपने नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट ट्रेडमार्क, अगर इस तरह के आपने जो आपका ट्रेडमार्क आपने करा रखा है, आपने किसी चीज़ का लाइसेंस ले रखा है, आपने कॉपीराइट करा रखा है, तो इस तरह से भी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, इनको ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो उस केस में भी अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव्ड होगी तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल असेट्स अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, discarded or transferred if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed at deduction under the section AD। यहाँ पर सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी किसी भी तरह की कैपिटल एसेट पर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन वो कैपिटल एसेट आपकी लैंड नहीं होनी चाहिए, गुडविल नहीं होनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से भी अगर आपको कोई भी पैसा रिसीव्ड होता है, अगर वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और उस केस में अगर आपको पैसा रिसीव होता है तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। हालांकि वो बाद में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन पहले आप टैक्सेबल दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इनकम फ्रॉम
स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स, अगर आपके सट्टेबाजी की कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उस पर भी आपको इनकम जो भी रिसीव्ड होगी वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पर मीनिंग दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है 2 मार्क्स के हिसाब से, तो जरूर पढ़ लेना। Speculative transactions means transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stocks or shares is settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं मुझे खरीदने थे, अब उस कंपनी के शेयर्स पर एक सट्टेबाजी का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बोली बोली लग रही है कि इस शेयर के प्राइस में इतने दूंगा, दूसरा पर्सन कहता है नहीं मैं इतने दूंगा, तीसरा कहता है नहीं मैं इतने दूंगा, जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो कोई पर्सन पे करेगा। तो उस हाईएस्ट प्राइस पर जो भी प्रॉफिट आपको रिसीव्ड होता है उस प्रॉफिट को कहाँ डालना है, पीजीबीपी के हेड में। फिर यहाँ पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ कि आप किस तरह से प्रॉफिट्स और गेन्स जो है बिजनेस और प्रोफेशन के हेड से कैसे निकालेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको गिवन है। तो पहला है बिजनेस और प्रोफेशन जो है असेसी के द्वारा ही कैरी किया जाना चाहिए। ओनर जो है वो पर्सन उसी बिजनेस का ओनर होना चाहिए, कोई सर्वेंट या किसी भी एम्प्लॉय पर वो पैसा या वो चीज़ें टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्स जो है उसी पर्सन पर चार्ज किया जाएगा जो उस बिजनेस का या उस प्रोफेशन का ओनर है। ठीक है, जिससे भी प्रोफेशन रिलेट करता है उसी पर्सन पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं कोई एबीसी कंपनी रन कर रही हूँ, तो उस एबीसी कंपनी पर जो भी टैक्स लगेगा वो मेरे ऊपर लगेगा, ना कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ अंडर वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, फिर है टैक्स इज चार्जेबल ऑन द एग्रीगेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय द असेसी। जब प्रॉफिट और गेन्स जो हैं डिफरेंट बिजनेस और प्रोफेशन के, जैसे मान लो कि मैं जो है 2 कंपनियां रन कर रही हूँ, एक मेरी एबीसी लिमिटेड है और एक मेरी XYZ लिमिटेड है। ठीक है, अब इन 2 कंपनी से जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है उनका जो है पीजीबीपी के अंदर अलग अलग वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो टोटल इनकम उधर से मुझे रिसीव होगी, मान लीजिए वहाँ से मुझे जो है प्रॉफिट मिल रहा है 5 लाख का और इधर से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 10 लाख का, तो ऐसा नहीं कि वहाँ 10 लाख के हिसाब से होगी, यहाँ 5 लाख के हिसाब से होगी। ये टोटल एग्रीगेट इनकम पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी टोटल 15 लाख के ऊपर मैं टैक्स पे करूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस आर सेपरेट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मुझे किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है स्पेकुलेशन बिजनेस से, अब मेरे 2-3 स्पेकुलेशन बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ, क्लियर है, लेकिन इन तीनों का अलग अलग टैक्स पे होगा, वो तीनों चीजें सेपरेट रहेंगी, उनके लॉसेस भी सेपरेट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और बोल रखी है, इफ देयर इज अ लॉस इन अ स्पेकुलेशन बिजनेस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। कि अगर आपको किसी भी तरह का लॉस हो जाता है स्पेकुलेशन बिजनेस के अंडर, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही जो उनका प्रॉफिट होगा उसी से सेट ऑफ कर सकते हो, आप नॉर्मल किसी दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये जब हम सेट ऑफ का चैप्टर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है बिजनेस और प्रोफेशन कैरी किया गया है ऑन बाय असेसी ऑन फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आधे साल कर रहा है चाहे वो कुछ पार्ट ऑफ टाइम कर रहा है, तो जो जितना भी टाइम वो प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी इनकम अर्न करता है थ्रू बिजनेस और प्रोफेशन तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर को पिछले साल, तो मेरे को टैक्स उतने ही मंथ का पे करना पड़ेगा। अगर मैंने 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया था तो मुझे पूरे साल का पे करना पड़ता। ठीक है, मतलब टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में बिजनेस कर रहा है या पूरे साल उसने बिजनेस रन किया है। फिर है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। अगर आप जो है मेरा बिजनेस जो है वो वाइंड अप हो गया, तो उस केस में अगर मैं कोई भी एसेट को सेल करती हूँ तो जो भी मैं एसेट को सेल करूंगी उससे मुझे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो है आपका बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है नो टैक्सेस पेएबल ऑन एंटिसिपेटेड और नॉशनल प्रॉफिट्स। अब मान लीजिए किसी भी तरह का प्रॉफिट का मैंने ये एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने होंगे इस बार, तो उस पर तो मेरे को टैक्स पे नहीं करना, एक्चुअल में जो मुझे प्रॉफिट रिसीव्ड हुए हैं उस पर ही टैक्स पे किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं आइसोलेटेड ट्रांजेक्शंस, उन पर अगर किसी भी तरह के मैंने एक्सपेंसेस खर्च किए हैं और उस एक्सपेंसेस के ऊपर मुझे कोई प्रॉफिट रिसीव हुआ है तो वो बीजीपीपी के हेड में टैक्सेबल होगा।
उसके बाद है इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई भी इलीगल बिजनेस मैंने रन करा है या किसी भी तरह का इलीगल प्रोफेशन मैं रन कर रही हूँ, तो उस केस में भी आपको जो है टैक्स पे करना होता है। इस ये नहीं कि अगर आपका बिजनेस चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि इलीगल बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं लगता, बल्कि ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के अगर इलीगल बिजनेस से अगर आपको कोई भी लॉस निकल कर आता है, तो वह आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी लीगल बिजनेस के प्रॉफिट से। ठीक है, अगर इलीगल बिजनेस का ही प्रॉफिट होगा तो आप कर सकते हैं सेटअप, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। फिर है एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस। अगर आपने किसी भी तरह के एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं बिजनेस को सेटअप होने से पहले, सेटअप होने से पहले यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले एक्सपेंसेस आपके मेनली कौन से होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस तरह के अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं तो उसकी जो है डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट एडमिसिबल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन किया तो उसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बात बोली गई है कि कुछ स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर इंडियन कंपनी ने इनकर्ड किए हैं या फिर अदर रेजिडेंट पर्सन ने इनकर्ड किए हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाती है सेक्शन 35D के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिटरमाइनिंग द रियल प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ असेंशियल टू कीप इन व्यू द जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स बाय डिटरमाइनिंग द रियल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर आपके कोई जनरल कमर्शियल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही आप अपना रियल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिडक्टेबल बिजनेस लॉसेस। कुछ बिजनेस लॉसेस होते हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं और उनके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलती है, एंड विच as been sustained during the previous year and which are incidental to business carried on by the assessee are deductible while computing the business and profession। business और profession अगर आप compute कर रहे हैं तो उस केस में इनकी assessee को डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। फिर बोला है सम्स प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन आर टैक्सेबल इफ रिकवर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहले मेरे को डिडक्शन अवेलेबल हो गई थी, लेकिन अब वो एक्सपेंसेस मेरे रिकवर्ड हो गए हैं। इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं बैड डेप्ट्स का। ठीक है, बैड डेप्ट अगर हुए हैं, मैंने पिछले साल उसकी डिडक्शन ले ली थी कि मेरे को जो बैड डेप्ट हैं वो निकल कर आ गए, लेकिन इस साल मुझे वापस से मिल गए उसका पैसा। मैंने सोचा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मिल गया। तो अब मेरे को जो डिडक्शन वहाँ पर अवेलेबल हुई थी, तो वो डिडक्शन को हटाकर मैं क्या कर दूंगी, वहाँ पर ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल थी, लेकिन मैंने वहाँ पर डिडक्ट कर दी थी प्रीवियस ईयर में, तो अब मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तब मुझे डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। इसका मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और बताती हूँ। जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि जो हमारा अनरियलाइज रेंट होता है वो हम माइनस करते हैं एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वही अनरियलाइज रेंट अगर आपको रिकवर हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, ध्यान में रखनी है बात। फिर बोला है धर्मदा कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रेडिंग रिसिप्ट, हैंस नॉट टैक्सेबल टू पे, नॉट लाइबल टू पे टैक्स। धर्मदा का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर जो भी आपको इनकम रिसीव्ड होती है, ठीक है, तो उस इनकम पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है द अंडरराइटिंग कमीशन अर्नड बाय द असेसी ऑन शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इस तरह की अगर अंडरराइटिंग कमीशन जो है अर्न करता है असेसी शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए एज बिजनेस इनकम, वेयर एज द अंडरराइटिंग कमीशन और शेयर सब्सक्राइब बाय द अंडरराइटर हिमसेल्फ, अगर वो असेसी पब्लिक को देता है। ठीक है, अंडरराइटर कमीशन जो कमिश्नर होता है या आप कह सकते हो जो अंडरराइटर होता है, अगर वो पब्लिक को देता है शेयर सब्सक्राइब कराने के लिए, उसको जो इनकम रिसीव्ड होती है, तो वो इनकम तो बिजनेस इनकम में आएगी। लेकिन अगर वही अंडरराइटिंग कमीशन अगर उस शेयर को सब्सक्राइब कराने के लिए लेता है जो कि अंडरराइटर खुद ले रहा है शेयर्स, और इससे क्या होती है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बिजनेस इनकम में आएगा, लेकिन उसके खुद के वाले जो हैं वो बिजनेस इनकम में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटेशन कैसे करते हैं प्रॉफिट और बिजनेस का। तो यहाँ पर जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो हमें दो बातें में ध्यान में रखनी होती हैं कि कुछ प्रॉफिट्स बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ ऐसी एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी डिडक्शन अलाउ हो जाती है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी डिडक्शन अलाउड नहीं होती, तो वो भी ध्यान में रखने होते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे इसमें बोला था 10th में कि जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स को आपने ध्यान में रखना होता है, तो ये कुछ जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है कि प्रॉफिट जो है आपका कंप्यूट होना चाहिए उसी मेथड से जो मेथड आपको बताया गया है। बताया गया का मतलब क्या है कि जो भी आपके अकाउंट्स में मेथड प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आप कंप्यूट करेंगे। फिर ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर अलाउड एज रिडक्शन विच आर इनकर्ड
और सस्टेन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। उन्हीं एक्सपेंसेस या लॉसेस की डिडक्शन आपको अलाउ होंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, उसके पहले वाले ईयर की कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मान लीजिए अगर ये वाला जो हमारा साल चल रहा है, असेसमेंट ईयर हमारा इस वाला कौन सा है, 21-22 वाला, तो इससे पहले वाला 20-21 प्रीवियस ईयर है। उस प्रीवियस ईयर में कोई भी अगर आपको ऐसे एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किए हैं जिनकी डिडक्शन अलाउड हो जाती है, तो उन्हीं एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ होगी, ना कि 19-20 की ईयर की अलाउ होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है किसी भी तरह का अगर आपको लॉस या एक्सपेंस इनकर्ड करना पड़ता है जिसमें किसी आपके एम्प्लॉय ने कोई चोरी करी है या किसी भी तरह की धोखाधड़ी करी है और उसकी वजह से आपको कोई एक्सपेंस पे करना पड़ता है, तो इसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एम्बेलिशमेंट बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इज अ लॉस इंसिडेंशियल टू द बिजनेस। सिमिलरली लॉस फ्रॉम अ डकैती इन अ बैंक, अगर बैंक में किसी भी तरह की डकैती वगैरह भी हो गई है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा जो है लॉस जो हुआ है वो इंसिडेंशियल लॉस है और इसकी डिडक्शन अलाउ हो जाती है। उसके बाद है ओनली द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस। आपका जो भी आपको डिडक्शंस अलाउ होंगी वो आपके एक्सपेंस हमेशा बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड ही होने चाहिए, किसी और पर्पज से रिलेटेड होंगे तो आपकी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। उसके बाद अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर के कमेंसमेंट से पहले ही, तो इट्स एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। आपका जो बिजनेस है 20-21 में नहीं ख़त्म हुआ, मतलब 20-21 में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, 19-20 में डिसकंटिन्यू हुआ, तो इसमें किसी भी तरह के एक्सपेंसेस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर है कुछ ऐसे असेंशियल एक्सपेंसेस हैं थ्रू नीदर एक्सप्रेसली अलाउड और नॉट डिसअलाउड। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको अलाउ भी नहीं होते और डिसअलाउड भी नहीं होते हैं, तो वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी तरह का अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है इन कंसिडरेशन ऑफ कमर्शियल एक्सपेंडेंसी इज अलाउड। कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के अगेंस्ट या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किया है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। डिडक्शन का मतलब है कि आप सारे वहाँ पर एक्सपेंस माइनस कर देंगे। ठीक है। और डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द इनकम of that business only which the expenses incurred, and the expenses of one business cannot be charged against the income of another business। मान लीजिए मैंने दो बिजनेस बताया कि मेरा एक तो बिजनेस चल रहा है एबीसी और दूसरा बिजनेस मेरा चल रहा है XYZ का। ठीक है। दो कंपनियां मैं रन कर रही हूँ, तो इनसे जो भी मुझे प्रॉफिट्स हो रहा है, अब मुझे इससे जो प्रॉफिट हुआ एबीसी में मैंने बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकट किए थे, उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन मुझे बिजनेस बी में नहीं मिलेगी, बल्कि उन एक्सपेंसेस की जो डिडक्शन है मुझे ए बिजनेस में ही मिलेगी, एबीसी वाले बिजनेस से ही मिलेगी, XYZ में नहीं मिलेगी। तो यही बोल रखा है कि अदर बिजनेस से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसके एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको उस बिल उससे नहीं मिलेगी, जिस भी बिजनेस से वो रिलेटेड है उसी में ही डिडक्शन अलाउ होगी। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।